दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 18 मंडल हैं। जनसंख्या के मामले में यहाँ 21 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और देश के इस राज्य पर योगी आदित्यनाथ राज करते हैं और इनका उत्तर प्रदेश की सरकार में मौजूदा समय में सिक्का चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बदौलत बड़ी से बड़ी सत्ता पलट जाती है और हारती हुई पार्टी में यह राज्य जान भरने का दम रखता है। दिल्ली में भले ही सरकार बैठती है, लेकिन सरकार कौन सी बैठेगी यह उत्तर प्रदेश ही तय करता है। केंद्र सरकार की गति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही निकलता है। इसी वजह से इस राज्य का महत्व चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खास होता है। इस साल 2024 में भी पिछली बार की तरह उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश नहीं तो बहुमत नहीं, और यह भाजपा के साथ इस इलेक्शन में साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि एनडीए का सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में ही हुआ है। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की सीटें बढ़नी चाहिए थी, उसके बजाय सीटें गिरती हुई नजर आई। बहुमत तो दूर की बात है, पार्टी तो अपनी पुरानी सीटें भी नहीं बचा पाई। सपा कांग्रेस के अलायंस ने उन्हें कड़ी टक्कर दी और जबरदस्त तरीके से बीजेपी से उत्तर प्रदेश को छीन लिया। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका मिला और इसका बड़ा कारण था कि कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में बीजेपी ने बहुत बड़ी गलतियां की। जिस अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने इतना दम भरा और जनवरी के महीने में जहां उन्होंने राम के नाम का जबरदस्त प्रचार किया, वहां से 3 बार के सांसद रहे बीजेपी के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने करीब 55,000 मतों से हरा दिया। अवधेश प्रसाद दलित हैं और अखिलेश यादव ने उन्हें फैजाबाद सामान्य सीट पर टिकट दिया था। जब लड़ाई शुरू हुई थी तो उत्तर प्रदेश में सभी सीट्स पर बीजेपी का कब्जा बताया जा रहा था और इसके बाद एग्जिट पोल्स पर भी 70 सीट्स दिखाई जा रहे थे बीजेपी के लिए। लेकिन जो भी हुआ, उसने न सिर्फ मोदी को बल्कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को भी बड़े झटके दिए हैं। लोग हर बार सिर्फ एक ही चीज के दम पर आपको सरकार नहीं बनाने देंगे। मंगलवार को जब काउंटिंग शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल अलग तेवर में दिखा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था तो बीजेपी की दिली हसरत तो यही थी कि वह उत्तर प्रदेश से अधिकतम सीटें जीते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 19 अप्रैल 2024 से शुरू हुए इस इलेक्शन में चुनाव की शुरुआत के साथ लग रहा था कि भाजपा ने कैंडिडेट के सिलेक्शन में काफी गलतियां की हैं और इसका हश्र यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ा। 2024 के इलेक्शन महाकुंभ में बीजेपी उत्तर प्रदेश में महज 33 सीटें ही जीत पाई और इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की। 2 सीटों पर आरएलडी जीती, हालांकि वह एनडीए का ही हिस्सा है, मतलब एनडीए को 35 सीटें मिली। इसका नतीजा यह है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई और बीजेपी वह करने से चूक गई जिसकी तैयारी वह पिछले कई सालों से कर रही थी। 543 सीटों वाली लोकसभा में बीजेपी को मेजोरिटी के लिए 272 सीटें चाहिए थी, लेकिन इस बार 240 सीटों पर ही सिमट गई। पिछले लोकसभा में बीजेपी को 330 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने यूपी में 62 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और कांग्रेस ने 17 सीटों पर। समाजवादी पार्टी 62 सीटों में से 37 सीटें जीती और कांग्रेस को 177 में से 6 पर जीत मिली। हालांकि कांग्रेस का बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ, पर हाँ, पिछली बार से तो इसे बेहतर ही मान सकते हैं। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को यूपी में 62 सीटें मिली थी, बीएसपी को 10, समाजवादी पार्टी को 5, अपना दल सोनेलाल को 2 और कांग्रेस को 1 सीट में जीत मिली थी। स्मृति ईरानी अमेठी में करीब 1,67,000 मतों से हार गई हैं। गांधी नेहरू परिवार के वफादार किशोरीलाल शर्मा के सामने स्मृति ईरानी इस बार टिक नहीं पाई और इस हार को खुद स्मृति ईरानी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। लोकल लोगों के गुस्से और उनकी मांगों को साइडलाइन करते हुए ऐसे लोगों को बीजेपी द्वारा टिकट दिया गया जो वोटर्स को शायद पसंद नहीं आए। इसलिए बहुत सारे वोट जो भाजपा के खाते में आ रहे थे, उन्होंने नाराजगी में सपा और कांग्रेस को एक बेहतर विकल्प समझा। गलत कैंडिडेट सिलेक्शन आम जनता को भी पसंद नहीं आया और उन्होंने मन मुताबिक काम नहीं किया। नतीजा भाजपा को मिलने वाले वोट परसेंटेज में भारी गिरावट आई। 2019 में भाजपा को तकरीबन 50% मत मिले थे, वहीं इस बार 42% वोट ही मिलते नजर आ रहे हैं, यानी कि मत प्रतिशत में लगभग 8% की गिरावट आई। वहीं दूसरा पॉइंटर यह था कि सपा ने उत्तर प्रदेश के सोशल स्टेटस को देखते हुए अपने कैंडिडेट्स को ग्राउंड पर उतारा। समाजवादी पार्टी पर हमेशा से यह आरोप लगते रहे हैं कि वह सिर्फ एक समुदाय या जाति के लोगों को ही टिकट देने में वरीयता देते हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने काफी अवेयर रहते हुए जातिगत समीकरणों को देखते हुए कैंडिडेट्स को मौका दिया। यही वजह है कि उनके कैंडिडेट जमीन पर भाजपा को टक्कर देते हुए नजर आए। मेरठ, घोसी, मिर्जापुर जैसी सीटें इसके सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं। संविधान बदलने जैसी बड़ी बातें भी भारी पड़ी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे ही 400 पार का नारा दिया तो भाजपा के कुछ नेता दावा करने लगे कि 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, जिसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस चीज को आरक्षण से जोड़ दिया और दावा किया कि बीजेपी इतनी सीटें इसलिए चाहती है ताकि वह संविधान बदल सके और आरक्षण खत्म कर सके। दलितों और ओबीसी के बीच यह बातें काफी तेजी से फैल गई और जो नतीजा आया आज वो आप सबके सामने है। इसके अलावा प्रॉब्लम्स जो यूथ को लेकर थी वह सबसे बड़ी थी नौकरी और पेपर लीक। भाजपा सरकार पर लगातार यह आरोप लग रहे हैं कि वह नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और पिछले 6 सालों में जिस चीज के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं ने योगी जी को चुना था वो पेपर लीक और नौकरी ही थी, लेकिन इन चीजों में कोई भी बड़ा फर्क दिखाई नहीं दिया। इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। बहुत सारे युवा कई वर्षों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं,
लेकिन अब उनकी उम्र भी निकल रही है, वह परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। नौजवानों में यह एक बड़ा मुद्दा था, इसी वजह से जमीन पर भारी संख्या में नौजवान भाजपा से काफी नाराज दिखे। मतों में भी यह बात झलक कर आई और इसके साथ ही राहुल गांधी ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर स्कीम पर भी सवाल उठाए थे। नौजवानों में अग्निवीर को लेकर नाराजगी कई बार सड़कों पर भी देखने को मिली थी। इतना ही नहीं, मायावती के उम्मीदवारों ने भी बीजेपी का हाल बिगाड़ दिया था। मायावती ने ऐसे कैंडिडेट्स उतारे थे जिन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए फायदे का काम किया था। भाजपा को इससे काफी नुकसान हुआ। इससे दलित वोटों में भी भारी बंटवारा हुआ। खासकर पश्चिमी यूपी में बसपा के कैंडिडेट्स ने भाजपा को काफी नुकसान पहुंचाया। मेरठ, मुजफ्फरनगर, चंदौली, खीरी और घोसी लोकसभा सीटों पर इसी वजह से मुकाबला रोचक हो गया था। इसके बाद सबसे ज्यादा फेरबदल दिखाई दिया बीजेपी के बड़े नामों में शुमार स्मृति ईरानी में। 2019 में भाजपा ने राहुल गांधी को स्मृति ईरानी से हरवा दिया था। इस पर लोगों तक यह मैसेज पहुंचा था कि नेहरू गांधी परिवार के वारिस को बीजेपी के एक आम नेता ने उनके गढ़ में जाकर हरा दिया। यह वह गढ़ जिसमें वह आंख बंद कर भी खड़े होकर जीतते थे। स्मृति ईरानी के खिलाफ इस बार राहुल गांधी खुद चुनाव नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने एक आम कार्यकर्ता को उतार दिया था और जीत हासिल कर ली थी। शुरुआती रुझान में पीएम मोदी भी बनारस में पीछे चल रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन इस बार मोदी लगभग 1.5 लाख वोट से ही जीत पाए, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को बनारस से करीब 4,80,000 वोट से जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बनारस में नरेंद्र मोदी को 63% वोट मिले थे, जबकि इस बार 54.2% वोट ही मिले। 2014 की बात करें तो मोदी को बनारस में कुल 5,80,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जो बनारस में कुल मतदान का 56% था। वहीं अरविंद केजरीवाल को इससे काफी कम वोट मिले थे, लेकिन इस बार पीएम मोदी की जीत का अंतर आधे से भी कम हो गया। पॉलिटिकल एनालिस्ट शरद प्रधान का कहना है कि उन्हें भी लग रहा था कि बीजेपी को 50 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन 33 सीटों पर सिमटना बताता है कि पीएम मोदी और अमित शाह के घमंड को लोगों ने नकार दिया है। दलितों, पिछड़ी जातियों और लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले आम लोगों को अपोजिशन पार्टियां समझाने में कामयाब रही कि मोदी और मजबूत हुए तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। दलितों ने भी मायावती को छोड़कर इंडिया गठबंधन को इसलिए वोट दिया क्योंकि उनमें यह मैसेज पहुंचा था कि बीजेपी रही तो आरक्षण को कमजोर कर दिया जाएगा। यहां तक कि मायावती जिस जाटो जाति से ताल्लुक रखते हैं, उस जाति के लोगों ने भी इंडिया गठबंधन को ही वोट दिया। एनालिस्ट का यह भी कहना है कि यूपी में बीजेपी के 33 सीटों पर सिमट का असर योगी पर अब साफ दिखाई देगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी अगर चाहें तो इस हार का ठिकरा योगी पर फोड़ सकते हैं और इन्हें सीएम की कुर्सी से हटा सकते हैं। नरेंद्र मोदी यूपी में जिस शिखर तक पहुंच गए थे, वहां से अब उनके उतरने की शुरुआत शायद हो चुकी है और इस बात का फायदा दूसरी पार्टी हाथ से जाने नहीं देंगी, क्योंकि योगी को भी लगता था कि यूपी में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है और हिंदुत्व के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। लेकिन चुनावी नतीजों ने इस बात को गलत साबित कर दिया। भारत के लोग तानाशाह पसंद नहीं करते हैं। स्मृति ईरानी की हार तो सीधे सीधे मोदी की हार है। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को बिल्कुल मोदी की शैली में ही हराया है। राहुल की यह अच्छी पॉलिटिक्स थी कि स्मृति को हराएं, लेकिन किसी ऐसे छोटे कार्यकर्ता से इस बात का अंदाजा खुद स्मृति को भी नहीं था। शायद अखिलेश ने समझदारी दिखाई। अखिलेश यादव ने इस बार टिकट बंटवारे में गैर यादव जातियों का खास ख्याल रखा था। मुस्लिम और यादव समाज पार्टी के वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार भाषण में केवल 5 यादव उम्मीदवार ही उतारे थे और वो भी सब उन्हीं के परिवार के थे। समाजवादी पार्टी तब 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और 10 यादव प्रत्याशी उतारे थे। 2014 में समाजवादी पार्टी ने यूपी में 78 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और इनमें कुल 12 यादव उम्मीदवार थे और 4 मुलायम परिवार से ही थे। इस बात की तारीफ सभी लोग कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने टिकट का बंटवारा इतने ऑर्गेनाइज तरीके से किया कि बीजेपी इस जाल में फंस कर रह गई। अयोध्या में किसी दलित को टिकट देना बहुत समझदारी भरा फैसला था। अवधेश प्रसाद पुरानी सपाई है और उधर बलिया में सनातन पांडे को टिकट देना भी समझदारी फैसला था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे थे, जिसमें सारी जातियां शामिल थी। बीजेपी ने बहुत ज्यादा मुसलमान किया। बीजेपी ने बहुत खराब तरीके से बंटवारा भी किया था। कौशाम्बी में राजा भैया ने कहा था कि एक टिकट उनके आदमी को दिया जाए, लेकिन अमित शाह नहीं माने। इलाहाबाद में भी नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया और उन्हें हार मिली। अमित शाह दिल्ली से बैठकर टिकट बांट रहे थे और योगी को इसमें उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया और न ही उनसे किसी तरह की सलाह ली थी। योगी के कहने पर टिकट नहीं मिला था, लेकिन उन पर ठिकरा फोड़ा जरूर जा सकता है। योगी की कमी यह है कि वह डिस्कनेक्ट है और अपनी बातें ऊपर तक नहीं पहुंचा पाते हैं और पॉलिटिकल वर्कर से उनका उतना खास कांटेक्ट नहीं रहता है। योगी गुजरात मॉडल से सरकार चलाना चाहते हैं और नौकरशाहों के दम पर सरकार चला रहे हैं। उन्हें जनता और पार्टी कार्यकर्ता से ज्यादा पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर पर भरोसा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खराब प्रदर्शन नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्न की कई तैयारियों पर पानी फेर सकता है। इसके साथ ही जब उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियां सिमट रही थी, तब अखिलेश यादव मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस भी मजबूती से उभरी है। खैर, अब देखना यह है कि बीजेपी आने वाले समय में वापसी कर पाएगी या उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अखिलेश का गढ़ बन जाएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताना।